एपिसोड 6 चेतावनी। अभिमन्यु विशाल के साथ गर्ल्स हॉस्टल पहुंच गया था। 10 मिनट बाद ही अभिमन्यु को एक लड़की दिखाई देती है जिसकी तलाश में यहां पहुंचा था। ये लड़की और कोई नहीं, खुशी ही थी। इस वक्त खुशी पिंक कलर की सलवार सूट पहने हुई थी जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही अभिमन्यु के होठों पर एक स्माइल आ गया था। वो बस उसे ही देख रहा था। खुशी ऑटो से उतरकर किराया देने लगी। विशाल कुछ पूछता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे लेकर साइड हो गया और उसे चुप रहने का इशारा किया ताकि खुशी की नजर उस तक ना पहुंचे। यार तुझे आज हुआ क्या है? तू यहाँ किसके पीछे आया है? और सोनिया का क्या हुआ? क्या तूने सोनिया को छोड़ दिया? विशाल एक के बाद एक सवाल करता रहा। विशाल की ऐसी बही याद बातें सुनकर अभिमन्यु को गुस्सा आने लगा था। वो चिढ़कर बोला, कितना बकबक करता है तू? चुप रहेगा कुछ देर के लिए? इतना कहकर अभिमन्यु जैसे ही पीछे पलट कर देखा, हैरान रह गया था। खुशी वहां नहीं थी, बल्कि वो कॉलेज में एंटर हो चुकी थी। सब तेरे वजह से हुआ है, चली गई ना? मैं उसे देख भी नहीं पाया ठीक से, अभिमन्यु झल्लाकर बोला। अरे तू किसकी बात कर रहा है यार? मैं पागल हो जाऊंगा। तू मुझे साफ साफ बता, तेरा यहां आने का मकसद क्या है? विशाल लगभग अपनी बाल खींचते हुए बोला। एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत है। पता नहीं क्यों उसे बार बार देखने का मन करता है। उसे देखकर पता नहीं क्यों मुझे उससे बात करने का मन करता है। अभिमन्यु के ऐसा कहते ही विशाल अपने कमर पर हाथ कर उसके सामने खड़ा हो गया। उसे घूरते हुए टोंट मारकर बोला, इसका मतलब तेरे लाइफ से सोनिया का पत्ता साफ हो गया? तू सोनिया को धोखा दे रहा है। तू तो उससे शादी करना चाहता था, फिर उसे धोखा देने का क्या मतलब? हाँ बोल। सोनिया? लगता है तू सोनिया को नहीं जानता। उसे मैंने नहीं, बल्कि उसने मुझे धोखा दिया है। तू जानना चाहता था न कि आखिर मैं 2 दिन कहाँ रहा? ये सच है कि मैं किसी के घर गया था, लेकिन उस रात जब मैं होटल गया तो ओनर ने मुझे ऑर्डर पास करने के लिए एक कमरे में भेज दिया। उस कमरे में सोनिया थी एक लड़के के साथ, और तू कह रहा है कि मैं धोखा दे रहा हूँ? कहते कहते अभिमन्यु की आंखें भर आई थी। सॉरी यार, मुझे क्या पता तुम दोनों के बीच इतना कुछ हो गया है। वैसे सोनिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो तो तेरे खातिर उससे बात कर लेता था। लेकिन भाई, ये लड़की है कौन? और ये तुझे मिली कहाँ? विशाल आंख मारते हुए पूछा। अभिमन्यु बोला, यह एक लंबी कहानी है जिसे समझना मुश्किल है थोड़ा। वो सब छोड़, चल किसी होटल में तुझे खाना खिलाता हूँ। बोल क्या खाएगा? जो खाएगा वही खिलाऊंगा तुझे। अच्छा मेरे राजकुमार, पर मेरे पास पैसे नहीं है, और तेरे पास भी तो नहीं होगा, विशाल मायूस होकर बोला। अरे तू चल तो, पैसे की चिंता छोड़, आज तू जहाँ कहेगा वहीं हम खाना खाएंगे, अभिमन्यु ने कहा और विशाल का हाथ पकड़ लिया। विशाल बस अभिमन्यु को घूरता रहा और सोचता रहा, आखिर इसे हुआ क्या है? कहीं ये सच में पागल तो नहीं हो गया है? पहले गर्ल्स हॉस्टल आना, फिर बड़े होटल की बात करना। तब तक अभिमन्यु ने एक टैक्सी रुकवा चुका था। फिर दोनों उस टैक्सी में सवार होकर निकल चुके थे। कुछ देर बाद टैक्सी एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हो गई थी। दोनों टैक्सी से बाहर उतरे। रेस्टोरेंट देखते ही विशाल पीछे हटते हुए बोला, यार तू पागल हो गया है? यहाँ एंटर होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। खाना तो हम सपनों में ही खा सकते हैं। चल यार यहाँ से, हम किसी छोटे ढाबे में खा लेंगे। क्यों इज्जत की वोट लगाना चाहता है? वैसे भी कॉलेज में बेइज्जत होते होते मन भर चुका है, अब दिल नहीं करता। अरे तू चल तो सही, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, अभिमन्यु ने कहा और विशाल को खींचते हुए होटल के अंदर जाने लगा। दोनों कपड़े देखकर कोई भी कह सकता था, दोनों इस होटल के लायक तो बिल्कुल नहीं है, इन्हें और कहीं जाना चाहिए। दोनों गेट पर जैसे ही पहुंचे, चौकीदार ने दोनों को ही गेट पर ही रोक लिया। घिन भरी नजरों से घूरकर पहले देखता फिर दांत पीस कर बोला, क्या चाहिए तुम दोनों को? चलो जाओ यहाँ से, यहाँ कोई फ्री खाना नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। चौकीदार के ऐसा कहते ही विशाल अभिमन्यु के पीछे जाकर खड़ा हो गया था। विशाल को लगा अभिमन्यु का दिमाग खराब हो चुका है सोनिया के चले जाने से, और यही वजह है कि अभिमन्यु अब पागलों जैसी हरकत करने लगा है और उसे इस महंगी होटल में लेकर आ गया है। इसलिए विशाल डरते हुए बोला, यार चल यहाँ से, क्यों जिद कर रहा है? नहीं तो ये लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तू चुप कर, मैं बात कर रहा हूं ना, अभिमन्यु ने विशाल से इतना कहा और फिर चौकीदार को घूरते हुए बोला, क्या तुम लोग कस्टमर से ऐसे ही बात करते हो? अपने मैनेजर से बात कराओ। मैनेजर का नाम सुनते ही चौकीदार थोड़ा डर गया था। वो जानता था किसी भी कस्टमर ऐसे बात नहीं कर सकता, इसलिए चौकीदार आगे कुछ नहीं बोल सका, बल्कि उन दोनों के लिए गेट खोल दिया। विशाल होटल के अंदर जाना तो नहीं चाहता था, पर अभिमन्यु की एटीट्यूड देखकर सोच में पड़ गया था। अचानक फटीचर जैसा दिखने वाला लड़के में इतना कॉन्फिडेंट कहां से आ गया था? वहीं होटल में जब दोनों पहुंचे, हर किसी की नजर दोनों पर जाकर ठहर गई थी।
शायद दोनों के कपड़े किसी को पसंद नहीं आया था। वैसे ये खाने का फर्स्ट क्लास ग्राउंड फ्लोर था। फर्स्ट क्लास सेक्शन में खाने की शुरुआत ही 25,000 रुपये था। दूसरा था वीआईपी प्राइवेट रूम, इसकी शुरुआत 1 लाख रुपए से होता था। तीसरा था कमरे के साथ एक प्राइवेट वीआईपी रूम जिसमें खाने पीने की शुरुआत 5 लाख रुपए से होती थी। अभिमन्यु विशाल के साथ एक टेबल पर बैठ गया। आमने सामने 2 कुर्सी लगा हुआ था, बीच में एक कांच का टेबल। उनके बैठते ही वेटर हाथों में एक मेनू लेकर आया और टेबल पर रखकर पहले तो दोनों को ऐसे घूरने लगा जैसे उसने किसी पागल को देख लिया है। फिर लापरवाही से पूछने लगा, बोलो क्या खाना चाहोगे तुम दोनों, पर सस्ता खाने का कुछ भी मत मांगना, क्योंकि यहाँ बैठने के ही 25,000 रुपये देने होंगे तुम दोनों को। फिर वेटर थोड़ा झुक गया और धीरे से उन्हें घूरते हुए बोला, अगर बिल चुका नहीं पाए तो पूरे 1 साल तक तुम दोनों को बर्तन धोने होंगे, समझे। विशाल ने जैसे ही वेटर की बात सुना, उसके तो पसीने छूटने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था अभी बेहोश होकर यहीं गिर जाएगा। सिर्फ यहाँ बैठने के 25,000 तो खाने का बिल कितना आएगा। विशाल जल्दी से खड़ा हो गया, फिर अभिमन्यु का हाथ पकड़कर डरते हुए बोला, यार चल यहाँ से चलते हैं, क्यों खुद को गिरवी रखना चाहता है। अगले महीने एग्जाम है, अगर इन्होंने हमें रोक लिया तो हमारी लाइफ का वॉट लग जाएगा। अब तो तुम दोनों ऐसे भी नहीं जा सकते। कुछ भी नहीं खाया तो क्या हुआ, यहाँ आकर बैठने के 25,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। कम ऑन, गिव मी 25,000 एंड गेट आउट ऑफ हियर। वेटर के इतना कहते ही विशाल लगभग चीख ही पड़ा था। वो थर थर कांपने लगा था, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे। इतनी देर से खामोश बैठा अभिमन्यु वेटर को गुस्से से देखकर बोला, तुम्हारे मेनू में कितने आइटम है। अभिमन्यु के ऐसा कहते ही वेटर पहले तो कुछ भी नहीं समझ सका था, लेकिन अगले ही पर उसे समझ में आ गया था अभिमन्यु ने उससे क्या पूछा था। वेटर अपना गला साफ करते हुए बोला, यही कोई 300। बस, अगर और भी कोई मेनू है तुम्हारे पास तो उसे भी लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा होटल कितना बड़ा और कितना महंगी है। अभिमन्यु के इतना कहते ही वेटर सकपका गया था। वो जल्दी से बोला, बस इतना ही है, आपको क्या खाना है। अभिमन्यु वेटर को से नरमी से बोला, इस मेनू में जितने भी आइटम है सभी एक प्लेट करके ले आओ, और हाँ, अगर एक भी आइटम काम हुआ तो बिल तुम पे करोगे, समझे। अभिमन्यु के इतना कहते ही वेटर के जैसे होश उड़ चुका था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आगे अभिमन्यु से क्या कहे। उसे जब कुछ समझ में नहीं आया तो उल्टे पैर वहां से रिसेप्शन की तरफ भाग गया। वेटर के जाते ही विशाल अभिमन्यु पर बरस पड़ा। गुस्से से उसे घूर कर देखा, फिर दांत पीस कर बोला, तू आज जब से मुझसे मिला है उठपटांग हरकतें कर रहा है। अबे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों मरवाना चाहता है। मैं ही पागल था जो तेरे बहकावे में आ गया। तू जानता है एक एक रेसिपी की कीमत कितना है। हम दोनों अगर अपने किडनी भी बेच देंगे फिर भी पूरा पैसा नहीं चुका पाएंगे। इतना कहकर विशाल अपना सिर पीटने लगा था, लेकिन तभी वेटर अपने साथ होटल मैनेजर को लेकर आ गया। क्या विशाल जान पाएगा अभिमन्यु की असलियत। होटल का मैनेजर क्या कहेगा अभिमन्यु से कि अब अभिमन्यु खुशी से मिल पाएगा। कहानी को आगे जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। एपिसोड 7 नो एंट्री। विशाल गुस्से में अभिमन्यु से अनाप शनाप कहे जा रहा था। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही वेटर मैनेजर को अपने साथ लेकर अभिमन्यु के टेबल के पास पहुंच गया था। विशाल जब मैनेजर को देखता है तो परेशान हो जाता है। वो समझ गया था अब यहां से सही सलामत निकलना नामुमकिन है। मैनेजर अभिमन्यु से बोला, तो आप हमारे होटल की हर एक रेसिपी ऑर्डर करना चाहते हैं, क्या आप अडॉप्ट कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं इन सभी बेशकिस्मती खाने का अमाउंट कितना होगा। आप अमाउंट बताइए, मैं आपकी होटल खरीदना चाहता हूं। अभी इसी वक्त जहां अभिमन्यु की बात सुनकर मैनेजर के होश उड़ गया था, तो दूसरी तरफ विशाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। विशाल अपने कुर्सी से खड़ा हो गया, अभिमन्यु को खींचते हुए बोला, अब मैं समझ गया, तू पागल हो गया है यार, अब बस भी कर, नहीं तो ये लोग हमें जीने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। अभिमन्यु विशाल से अपना हाथ अलग किया और मैनेजर के कुछ कहने का इंतजार करने लगा। मैनेजर को अभिमन्यु के बातों पर गुस्सा तो बहुत आया था। एक फटीचर जैसा दिखने वाला आदमी उसका होटल खरीदना चाहता था। मैनेजर अभिमन्यु को गुस्से से देखकर बोला, तुम जानते हो इस होटल की कीमत कितनी है। तुम्हारे ओनर से बात कराओ, मैं ये होटल अभी खरीदना चाहता हूँ और तुम जैसे बदतमीज आदमी को धक्के मारकर बाहर फिकवा सकूं। अभिमन्यु इस बार कठोर शब्दों में कहा। एक फटीचर जैसे दिखने वाले लड़के के मुंह से अपने लिए ऐसे अपशब्द सुनकर मैनेजर तिलमिला उठा था। वो गुस्से बोला, यू इडियट। इतना कहकर मैनेजर अपना हाथ उठा लिया था अभिमन्यु को थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, रुक जाओ मैनेजर, क्या तुम्हारे होटल में कस्टमर से ऐसे बात करते हैं।
सभी की नजर एक साथ उसी तरफ चली गई थी जिस तरफ से लड़की की आवाज आई थी। अभिमन्यु ने जैसे ही देखा, वो बिल्कुल हैरान रह गया था। उस लड़की को पहचानते देर नहीं लगा था। और ये लड़की थी आलिया खन्ना। ऊपर सफेद शर्ट और नीचे घुटनों तक आते ब्लैक स्कार्ट। आज उसने अपने बालों को कुछ अलग ही सेव दिया था। वो आज भी किसी पुरानी हीरोइन की तरह लग रही थी, उसके साथ बेहद खूबसूरत भी। उस खूबसूरत लड़की को देखकर विशाल अपनी आंखें झपकना ही भूल गया था। आलिया खन्ना इस वक्त किसी बड़े कंपनी की एम्प्लॉय नजर आ रही थी, जो उसके पहनावे से ही पता चल रहा था। आलिया अभिमन्यु के पास पहुंचकर अपना एक हाथ आगे करके मुस्कुराकर बोली, हेलो सर, आप यहाँ खाना खाने आया था। इतना कहकर अभिमन्यु बारी बारी से वेटर और मैनेजर को देखता है, फिर थोड़ा गुस्सा में बोला, यहाँ जरूर पता चला, यहाँ सिर्फ कीमती कपड़े पहनकर आने वालों की ही इज्जत दी जाती है, इसलिए मैं इस होटल को खरीदना चाहता हूँ ताकि आगे से इनकी सोच बदल सके। वेरी नाइस सा, आलिया खुश होकर अभिमन्यु से बोली, फिर मैनेजर को देखकर आगे बोली, हाँ तो मैनेजर साहब, बताइए आप अपनी यह होटल कितने में बेच रहे हैं? हमारे सर इसे खरीद रहे हैं। आलिया के इतना कहते ही मैनेजर आलिया के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया था और माफी मांगकर बोला, मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए, नहीं तो इस होटल का ओनर हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। वैसे भी माफी मुझसे नहीं, मेरे बॉस से मांगो, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आलिया कठोर शब्दों में बोली। आलिया के इतना कहते ही मैनेजर अभिमन्यु के पैडों में गिर पड़ा और फिर रोने लगा था। उसके साथ वो वेटर भी अभिमन्यु के पैडों गिर गया था। दोनों गिड़गिड़ाने लगे थे। उसी वक्त ओनर अपने 2 आदमियों के साथ होटल में दाखिल होता है, लेकिन अपने मैनेजर और वेटर को एक फटीचर जैसे दिखने वाले लड़के के सामने इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर हैरान रह गया था। ओनर जल्दी से वहां पहुंच गया और फिर कठोर लहजे में मैनेजर से पूछा, राघव, ये सब क्या है? तुम इस लड़के से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ओनर के पीछे से आती आवाज को सुनकर राघव जल्दी से खड़ा हो गया, फिर शुरू से आखिरी तक पूरी कहानी अपने ओनर को बता दिया, जिसे सुनते ही ओनर के तो जैसे होश ही उड़ चुके थे। ओनर आलिया को अच्छे से जानता था और यह भी जानता था, आलिया इस शहर के बिजनेस टाइकून रतन लाल आहूजा की सबसे खास एम्प्लॉय में से एक है, और जब आलिया उसे सरका रही थी इसका मतलब साफ था, यह मामूली सा दिखने वाला लड़का कोई आम इंसान नहीं है। इसलिए ओनर अभिमन्यु के सामने हाथ जोड़कर नरमी के साथ बोला, सर, यहाँ जो भी कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। आप कहें तो मैं दोनों को अभी जॉब से बाहर निकाल दूंगा, और मैं ये भी जानता हूं अगर आप चाहेंगे तो इस होटल तो क्या, मुझे भी इस शहर से बाहर फिकवा सकते हैं। प्लीज सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूं। प्लीज सर, ट्रस्ट मी। ओनर के इस तरह झुक जाने से अभिमन्यु को अपना फैसला बदलना पड़ा, इसलिए वो बोला, ठीक है, तुम्हें इन दोनों को नौकरी से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस इन्हें थोड़ा तमीज सिखा देना ताकि किसी गरीब का मजाक ना उड़ाए। बिल्कुल सर, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ओनर अभिमन्यु से इतना कहा। फिर राघव और वेटर को गुस्से से देखकर बोला, इनका क्या करना है वो मैं देख लूंगा। ओनर के इतना कहते ही अभिमन्यु विशाल से बोला, चल यार, अब खाने का मूड बिल्कुल नहीं है, किसी छोटे ढाबे में ही खाना खा लेंगे। लेकिन विशाल को जैसे सांप सूंघ गया था, वो तो किसी मूर्ति की तरह अपनी जगह जम गया था। उसे तो जैसे अभिमन्यु की कोई भी बात सुनाई ही नहीं दिया था। तो वहीं अभिमन्यु के ऐसा कहते ही ओनर फिर से अपना हाथ जोड़कर खड़ा हो गया उसके सामने और माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सर, आप मेरे होटल से बिना कुछ खाए नहीं जा सकते। अगर आप बिना कुछ खाए चले गए तो मैं समझूंगा आपने हमें माफ नहीं किया। यस सर, जब आपने माफ कर ही दिया है तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा, आलिया मुस्कुरा कर बोली। तो तुम ज्वाइन करोगी मुझे? अभिमन्यु आलिया से पूछा। तो आलिया जल्दी से बोली, एब्सोल्युटली सर, इट वुड बी अ प्लेजर फॉर मी। तो ठीक है, कम विद मी, अभिमन्यु बोला। अभिमन्यु के इतना कहते ही ओनर के चेहरे पर एक स्माइल खिल गई। फिर ओनर अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, मेरा नाम गुलशन ओब्रॉय है, आप मुझे सिर्फ गुलशन कह सकते हैं। इतना कहकर तीनों को अपने साथ वीआईपी कमरे में लेकर चला गया। थोड़ी देर में ही आलिया और अभिमन्यु काफी घुल मिल गए थे। तीनों जमकर खाना खाया। होटल का ओनर गुलशन ओब्रॉय बिल लेने से साफ इनकार कर दिया था, पर अभिमन्यु के इंसानियत को देख उसे बिल लेना पड़ा था। खाना खाने के बाद तीनों एक साथ होटल से बाहर निकल आए थे। आलिया के बाहर आते ही आलिया का ड्राइवर उसका मर्सिडीज उसके पास लेकर पहुंच गया था। सर, आपको कहीं जाना है? मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी, आलिया नर्म लहजे में पूछती है। अभिमन्यु बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों पैदल चले जाएंगे। आलिया हैरानी से बोली, लेकिन सर, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम जाओ, अभिमन्यु बोला।
सर मैं आपसे कुछ मांगूंगी, इनकार तो नहीं करेंगे? आलिया घबराते हुए पूछती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा दिल मत मांगना, क्योंकि मेरे पास एक ही दिल है, अभिमन्यु मजाकिये लहजे में बोला। अभिमन्यु के इस बात पर आलिया हंसने लगी थी। हंसते हुए आलिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। अपनी हंसी रोककर आलिया ने कहा, अरे नहीं सर, मुझे आपका दिल नहीं, आपका नंबर चाहिए। तो ऐसा कहो ना, तुमने तो डरा ही दिया था मुझे, अभिमन्यु ने कहा। फिर दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं। नंबर लेने के बाद आलिया वहां से चली गई थी, और यह सब कुछ विशाल अपने आंखें फाड़े देख रहा था। उसे तो जैसे कोई सदमा सा लग चुका था। आलिया के जाते ही विशाल अभिमन्यु का कलर पकड़ लिया। उसे तीखी नजरों से घूरते हुए बोला, तू कौन है भाई, जल्दी बता, नहीं तो अभी मार दूंगा तुझे। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराकर विशाल के कान के पास आकर फुसफुसा कर बोला, अपना हाथ जल्दी से हटा, नहीं तो तुझे मार डालेंगे वो लोग। अभिमन्यु के इतना कहते ही विशाल जल्दी से उसका कलर छोड़ दिया। फिर उसे घूरते हुए पूछा, कौन मार डालेगा मुझे? यार तू मेरा दोस्त है, इसलिए तो तुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तू मेरा दोस्त है, अभिमन्यु एक स्माइल के साथ बोला। वो है कौन जो तेरे पीछे है? विशाल कंफ्यूज होकर पूछा। तू नहीं समझेगा, वक्त आने दे, तू खुद ब खुद समझ जाएगा, अभिमन्यु इतना कहकर आगे बढ़ गया। तू रुक, मैं देखना चाहता हूँ, आखिर तेरे पीछे कौन लोग हैं, अभी बताता हूँ तुझे। इसी के साथ विशाल उसके पीछे भागा। आखिर अभिमन्यु के पीछे कौन लोग थे जिसका जिक्र उसने विशाल के साथ किया था? क्या आलिया को अभिमन्यु से प्यार हुआ था? कहानी में आगे क्या होगा, आगे जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। एपिसोड 8। विशाल की कंफ्यूजन। दिन के 2 बज रहे थे। दोनों एक बार फिर से गर्ल्स हॉस्टल के सामने पहुंच गए थे। विशाल इतना तो समझ ही गया था अभिमन्यु को कोई खजाना मिल गया है, पर यह सब कैसे हो सकता था, जबकि अभिमन्यु उसके साथ एक ही कमरे में रहता था। और वो लड़की कौन थी जो बार बार अभिमन्यु को सर कहकर बुला रही थी? खूबसूरत होने के साथ साथ काफी टैलेंटेड भी लग रही थी। फिर अभिमन्यु को सर कहने का क्या मतलब हो सकता है? विशाल था तो अभिमन्यु के साथ, पर उसकी सोच काफी दूर चली गई थी, जिसका समाधान सिर्फ अभिमन्यु ही कर सकता था। विशाल को इतनी गहरी सोच में देख अभिमन्यु एक स्माइल के साथ पूछा, वैसे तो क्या सोच रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ विशाल? विशाल अपनी सोच से बाहर आकर आंखें दिखाकर आह भरते हुए बोला, देख अभिमन्यु, तू अच्छे से जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तू कुछ भी बताना नहीं चाहता तो मत बता, पर इतना तो बता दे मेरे भाई, वो लड़की कौन है जो तुझे बार बार सर कहकर बुला रही थी? जहां तक मैं जानता हूं तेरा कोई खुद का ऑफिस नहीं है, और ना ही तू कहीं कोई जॉब करता है, तो फिर ये सब क्या है मेरे भाई? थोड़ी देर पहले मैंने तुझसे कुछ कहा था, इतनी जल्दी कैसे भूल गया? अभिमन्यु विशाल को देखा फिर बोला। विशाल हैरानी से अपने सर पर टपली मारकर बोला, यार सच में भूल गया, वैसे तूने कहा क्या था? अभिमन्यु बोला, यही कि वक्त आने दे, तू सब समझ जाएगा, फिलहाल तू अपना मुंह बंद रख। विशाल कुछ कहता उससे पहले अभिमन्यु को गर्ल्स कॉलेज से घंटी की आवाज सुनाई दिया, जिसे सुनते ही अभिमन्यु उसे शांत रहने को कहा। तभी गर्ल्स कॉलेज का बड़ा सा गेट खोल दिया गया, और उसी के साथ झुंड के झुंड लड़कियां कॉलेज से बाहर आने लगी थी। अभिमन्यु विशाल के साथ एक ऐसी जगह छुप कर बैठा था जहां शायद ही किसी की नजर जाती, पर वो नहीं आई थी जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था, और विशाल के चारों तरफ सस्पेंस भर चुका था। कभी वो अभिमन्यु को देखता तो कभी कॉलेज से निकल रही लड़कियों को देख रहा था। फिलहाल उसे मुंह बंद रखना ही सही लगा, इसलिए वो खामोश हो गया। जब विशाल ने देखा कॉलेज से एक से बढ़कर एक लड़कियां बाहर निकलकर आ रही थी, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वैसे इस गर्ल्स कॉलेज के बारे में तो जानता था, पर कभी इस तरह छुपकर लड़कियों को कभी नहीं देखा था, और ना ही कभी सोचा था। और तो और अभिमन्यु ने भी कभी इस तरह की हरकत नहीं किया था, मगर उसके बदले हुए चाल देखकर हैरान तो जरूर था। तभी अचानक से अभिमन्यु ने कहा, विशाल जल्दी एक टैक्सी रुकवा, जा फटाफट कर। अभिमन्यु के ऐसा कहते ही विशाल रोड पर पहुंच गया। उसने फटाफट एक टैक्सी रोक लिया। अभिमन्यु इसके लिए पहले से ही तैयार था। टैक्सी के रुकते ही दोनों उसमें सवार हो गए। फिर अभिमन्यु टैक्सी वाले से सामने जा रही ऑटो रिक्शे का पीछा करने को कहा। टैक्सी वाला कुछ नहीं बोला और ऑटो वाले का पीछा करने लगा। 20 मिनट बाद ऑटो सिटी हॉस्पिटल के सामने खड़ी हो गई थी। ऑटो के रुकते ही विशाल अपने आंखें फाड़ कर देखने लगा, आखिर अभिमन्यु किसका पीछा करते हुए यहां तक पहुंचा था। तभी विशाल ने देखा, एक लड़की ऑटो रिक्शे से उतरी थी, किराया देकर हॉस्पिटल की ओर जाने लगी। विशाल लड़की देखा तो बस देखता ही रह गया था। उसके मुंह से दबी हुई आवाज निकली, यार भाभी तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ मिली तुझे? लेकिन ये हॉस्पिटल किस लिए आए है? जा पता करके आ, अभिमन्यु बोला।
क्या कहा तूने? तू नहीं जानता किस लिए आए है? विशाल अभिमन्यु को टोकते हुए पूछा। नहीं, जा नहीं तो उसे ढूंढ नहीं पाएगा, अभिमन्यु बोला। तू मजाक तो नहीं कर रहा मेरे भाई? विशाल थोड़ा असमंजस में पूछा। जा, जल्दी, बाद में पूछ लेना जो पूछना है। अभिमन्यु उसे धक्के मारकर टैक्सी से उतार दिया। विशाल रोनी सूरत बनाकर बोला, जा रहा हूं ना यार, ऐसा कौन करता है। खुशी के एंटर होते ही उसके पीछे पीछे विशाल भी एंटर होने वाला ही था कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। सिक्योरिटी गार्ड कुछ पूछता उससे पहले ही विशाल आगे जा रही खुशी की ओर इशारा करके बोला, उस लड़की के साथ हूं। उस लड़की के साथ? क्या लगती है तुम्हारी? सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा। अब विशाल क्या जवाब देता? गर्लफ्रेंड बोल नहीं सकता था, भाभी भी कह नहीं सकता था, कहे तो क्या कहे। अगर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो शायद उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। एक ही रास्ता बचा था उसके पास, इसलिए उसने जल्दी से बोला, मेरी छोटी बहन, प्लीज जाने दीजिए, नहीं तो वो चली जाएगी। ठीक है जाओ। सिक्योरिटी गार्ड के इतना कहते ही विशाल खुशी के पीछे भागा। खुशी लिफ्ट में जैसे ही एंटर होती है, विशाल भी उसके पीछे से लिफ्ट में एंटर हो जाता है। विशाल के एंटर होते ही खुशी 5वें माले की बटन पुश कर चुकी थी। विशाल एक टक खुशी को ही देख रहा था। वो मन में यही सोच रहा था, सोनिया इसके सामने कुछ भी नहीं थी, शायद पूरे कॉलेज में नहीं, पर ये यहाँ क्या करने आए हैं। विशाल के इस तरह देखने से खुशी को थोड़ा गुस्सा आने लगा था। उसे कुछ बोली तो नहीं, पर झट से दूसरी तरफ पलट गई। खुशी के पलटते ही विशाल को महसूस हुआ इस लड़की ने ऐसा क्यों किया था। उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था, पर अब बहुत देर हो चुका था। लिफ्ट 5वें माले पर जाकर रुक गई। लिफ्ट के रुकते ही खुशी लिफ्ट से बाहर आई और दाहिने तरफ जाने लगी। बड़े से गेट के बाहर एक साइन बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में जनरल वार्ड लिखा हुआ था। खुशी जनरल वार्ड के 45 नंबर वार्ड में एंटर हो गई। विशाल ठीक उसके पीछे था। खुशी के एंटर होते ही विशाल गेट के पास जाकर मैन गेट के ओट में खड़ा हो गया। उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था अंदर ढेरों मरीज अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे जिन्हें शायद ठीक से इलाज नहीं किया जा रहा था, शायद पैसों की कमी की वजह से। खुशी एक बेड के पास जाकर रुक गई। बेड पर एक औरत लेटी हुई थी। खुशी को देखते ही उठने की कोशिश करने लगती है, पर खुशी उस औरत को लेटे रहने को कहती है और खुद उस औरत के पास बैठ जाती है। फिर देखता है लड़की अपने आंसू पोंछती है। जिस बेड पर औरत लेटी हुई थी ठीक उसके ऊपर बेड नंबर 112 लिखा हुआ था। इतना सब कुछ देख लेने के बाद विशाल वापस नीचे चला जाता है। वहीं वो औरत खुशी का हाथ पकड़कर उदासी भरे लहजे में बोली, बेटी तू क्यों इतना परेशान होती है? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तू बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, पढ़ लिख कर कुछ बन जा, बस मैं समझूंगी का सपना साकार हो गया। आपको कुछ नहीं होने दूंगी मम्मी, मैंने बात कर लिया है, पैसों की बंदोबस्त जल्दी ही हो जाएगा, फिर आपका ऑपरेशन होगा, फिर आप मेरे साथ घर जा पाएंगी। कहाँ से लाएगी 10 लाख रुपए? तू कहती है बस उसी में मुझे खुशी होती है। अब तो जो थोड़े दिन बचे हैं मैं चाहती हूँ हंसते हुए गुजार दूं। नीलम जी के इतना कहते ही खुशी अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी थी, जिसे देख नीलम जी उसके सर पर अपना हाथ रखकर बोली, तू ऐसे रोएगी तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी? अब तू जा, तुझे काम पर भी जाना है। इतना कहकर नीलम जी ने अपना आंख बंद करके लेट गई थी। खुशी एकटक अपनी मम्मी को देखती रही, फिर रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। खुशी भी जानती थी 10 लाख रुपए जुटाना उसके बस की बात नहीं है। खुशी खुद को भी बेच देती तो भी इतनी बड़ी रकम जुटा नहीं पाएगी। वो सिर्फ अपनी मम्मी को दिलासा ही दे सकती है। आंसू पोंछकर खुशी नीचे जाने के लिए लिफ्ट के अंदर चली गई थी। कुछ देर बाद वो नीचे पहुंच गई थी। वो गेट पर जैसे ही पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड उसे टोकते हुए जल्दी से पूछा, अरे मैडम, आप अकेली, आपका भाई कहाँ है? सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनते ही खुशी हैरान होकर सिक्योरिटी गार्ड को देखने लगी। उसे उसकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आया था, इसलिए वो बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझी नहीं। आपके पीछे पीछे एक लड़का गया था, वो भी तो आपके साथ लिफ्ट में था, सिक्योरिटी गार्ड उसे समझाते हुए कहा। खुशी कुछ याद करते हुए बोली, हाँ हाँ, एक लड़का गया था लिफ्ट में मेरे साथ। वो तो नहीं आया आपके साथ, कहाँ गया? सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा। खुशी परेशान होकर बोली, मुझे क्या पता कहाँ गया, मैं तो उसे जानती भी नहीं। क्या कहा नहीं जानती? लेकिन वो तो कह रहा था तुम उसकी छोटी बहन हो। सिक्योरिटी गार्ड के इतना कहते ही खुशी हैरान रह गई थी। अभिमन्यु का इरादा किया था, वो करना क्या चाहता था? जब खुशी को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या अभिमन्यु खुशी से प्यार करने लगा था? कहानी को और भी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ।
एपिसोड 9 हॉस्पिटल का बिल बहुत समझाने के बाद आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड ने खुशी को वहां से जाने दिया था। उसे लगा था शायद कोई पागल होगा जो इस तरह से इधर उधर घूम रहा है। तो वहीं पार्किंग लॉट में दोनों की नजर खुशी पर लगी हुई थी। खुशी के जाते ही अभिमन्यु बोला, चल हॉस्पिटल में चलते हैं। विशाल झुंझलाते हुए बोला, तू पागल हो गया है। मुझे अंदर जाने के लिए उस लड़की को बहन कहना पड़ा था, जिस लड़की को मैं जानता तक नहीं, और तू हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए ऐसे कह रहा है जैसे ये हॉस्पिटल तेरा है। तू क्या समझता है वो सिक्योरिटी गार्ड हम दोनों को ऐसे ही अंदर जाने देगा? कभी नहीं। विशाल के मुंह से जब अभिमन्यु ने सुना हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए उसने खुशी को अपना बहन कहा था, तो वो बिना मुस्कुराए रह नहीं पाया था। विशाल को छेड़ते हुए बोला, यार तू बहन तो हर किसी को कह सकता है, लेकिन गर्लफ्रेंड हर किसी को तो नहीं कह सकता। वैसे में तुझे फ्री में एक बहन भी मिल गई है, तो इसमें बुरा ही क्या है? क्यूट और खूबसूरत भी, तुझे तो खुश होना चाहिए। बिन मांगे ही भगवान ने तुझे एक खूबसूरत बहन दे दिया है। विशाल गुस्से में बोला, बकवास बंद कर अभिमन्यु। फिर मुंह बनाकर बोला, पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था मैंने। पूरा दिन पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे भूल गया, सुबह तूने मुझे ही तो देखा था, जो हर रोज ही देखता है। अभिमन्यु विशाल के सर पर चपत लगाकर बोला, हाँ हाँ जानता हूँ, तुझे ही देखा था, पर नाम भी तो लिया था किसी का। विशाल मुंह बनाकर बोला। अभिमन्यु बोला, हाँ लिया था ना। विशाल सर खुजाते हुए बोला, किसका नाम लिया था मैंने? मुझे तो याद नहीं आ रहा। अभिमन्यु गुस्से से बोला, सोनिया का। ठीक कहा तूने, उसकी तो मैं। विशाल दांत पीस कर बोला। इसी के साथ अभिमन्यु अपने जेब से एक रुमाल निकाल लेता है, उसे अपने चेहरे पर इस तरह से लगा लेता है। अब उसका दो आंखें ही दिखाई दे रहा था। उसे रुमाल चेहरे पर लगाते देख विशाल पूछा, तू अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है? कहीं हॉस्पिटल लूटने का इरादा तो नहीं है तेरा? तू जब भी कुछ बोलता है उल्टा ही कहता है। अपना मुंह बंद रख और चल मेरे साथ। अभिमन्यु विशाल को घूरते हुए बोला। तो क्या मैं भी अपना चेहरा छुपा लूं? विशाल आस भरी नजरों से अभिमन्यु को देखकर पूछा। अभिमन्यु बोला, नहीं, तू ऐसे ही जाएगा मेरे साथ? लगता है अपना आखिरी पल आ गया है। हे राम जी मुझे बचाना, विशाल रोनी सूरत बनाकर बोला। लेकिन उससे पहले ही अभिमन्यु आगे बढ़ गया था। अरे रुक तो, विशाल इतना कहकर अभिमन्यु के पीछे भागा। दोनों चलते हुए मेन गेट तक पहुंच गए। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही विशाल को देखा, झट से उसका हाथ पकड़ लिया। आंखें दिखाकर बोला, तुम अंदर गए थे ना? बाहर कब निकले? और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला वो लड़की तुम्हारी बहन है? यह मेरे साथ है, छोड़ो इसे, ये थोड़ा पागल है। दरअसल हॉस्पिटल में मुझे ही ढूंढने आया था। ये किसी को भी कुछ भी कह देता है। थोड़ी देर तक तुम्हारे पास रहा तो तुम्हें चाचा कहने लग जाएगा। क्या तुम इस लड़के के चाचा बनना पसंद करोगे? अभिमन्यु ने कहा। अभिमन्यु के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर विशाल को इतना गुस्सा आया। उसका दिल कर रहा था अभिमन्यु का सर फोड़ दे, या फिर अपना सर किसी दीवार से टकरा ले। अभिमन्यु ने जब विशाल का उतरा हुआ चेहरा देखा, वो आंखों ही आंखों से माफी मांगने लगा था। बात यही खत्म नहीं हुई थी। अभिमन्यु के इतना कहते ही सिक्योरिटी गार्ड हड़बड़ा कर बोला, अरे नहीं, मैं इसका चाचा। तुम दोनों पागल हो गए हो यार, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। अगर इतना बड़ा लड़का मुझे चाचा बोलने लग गया तो मेरी वोट लग जाएगा। तुम ले जाओ इस पागल को अपने साथ। सिक्योरिटी गार्ड के इतना कहते ही दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन तभी पीछे सिक्योरिटी गार्ड बोला, रुको। सिक्योरिटी गार्ड के अचानक पीछे से टोकने से दोनों को रुकना पड़ा था। दोनों सवालिया नजरों से सिक्योरिटी गार्ड को देखने लगे। सिक्योरिटी गार्ड अभिमन्यु की तरफ देखने लगा। गौर से देख लेने के बाद पूछा, तुम कौन हो और तुमने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? अचानक सिक्योरिटी गार्ड के ऐसे सवाल सुनकर अभिमन्यु हड़बड़ा गया था, लेकिन अगले ही पल बोला, ओ दरअसल बात यह है कि मेरे स्किन पर कुछ अजीब तरह के निशान उभर आए हैं। मैंने सुना है यहाँ का इलाज काफी लाजवाब है। बस डॉक्टर को दिखाने चला आया था, तो क्या मैं जा सकता हूँ? अभिमन्यु के बात पर सिक्योरिटी गार्ड कुछ सोचने लगा, फिर विशाल का हाथ छोड़ दिया और बोला, ठीक है जाओ, लेकिन इस पागल का ख्याल रखना, इसका हाथ मत छोड़ना। फिर दोनों रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए, लेकिन विशाल का बुरा हाल था। गुस्से में लाल हो गया था। वो दांत पीस कर बोला, साले सिक्योरिटी गार्ड, तेरी ऐसे की तैसी। फिर अभिमन्यु को गुस्से में देखकर बोला, और तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। मैं पागल हूँ, किसी को भी कुछ भी कह देता हूँ। तू बाहर चल, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। गिन गिन कर बदला लूंगा, देख लेना। मेरे भाई अभी तो चुप हो जा। जो करने आए हैं हम उसे तो कर लेने दे, उसके बाद जो मर्जी करते रहियो, ठीक है? अभिमन्यु विशाल के सामने हाथ जोड़कर बोला। शांत होने की जगह विशाल का गुस्सा और बढ़ गया था। वो गुस्से में बोला, हम नहीं, तू आया है।
सॉरी ना यार, अब तो गुस्सा थूक दे यार। देख, अगर मैं वहां उस गार्ड से झूठ नहीं बोलता तो पता नहीं और क्या क्या पूछता। उस वक्त जो सही लगा वही किया। क्या तुझे बुरा लगा? देख, अगर तुझे बुरा लगा तो फिर से तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। बात खत्म कर अभिमन्यु ने विशाल के सामने अपना हाथ जोड़ लिया। अभिमन्यु के बाद से विशाल को इमोशनल वाली फीलिंग आने लगा था। उसने झट से अभिमन्यु को गले से लगा लिया था और इसी के साथ बोला, सॉरी भाई, मैं ही कुछ ज्यादा सोचने लगा था। अभिमन्यु विशाल से दूर होते हुए बोला, अब चले, थोड़ा काम कर ले। अभिमन्यु के इस बात पर विशाल उसे घूरते हुए पूछा, वैसे तो क्या करने वाला है? तू चल मेरे साथ, अपने आप समझ जाएगा। इतना कहकर अभिमन्यु रिसेप्शन पर जा पहुंचा। अपने पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा निकालकर काउंटर पर बैठी लड़की से पूछा, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभिमन्यु के इस बात पर काउंटर पर बैठी लड़की उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। उसके बाद पूछती है, हाँ कहिए, आपको किस तरह के इन्फॉर्मेशन चाहिए? अभिमन्यु बोला, 5वें माले की जनरल वार्ड नंबर 45 में बेड नंबर 112 में जो पेशेंट है, क्या आप चेक करके बता सकती हैं उन्हें क्या हुआ है? लड़की एक फाइल निकालकर चेक करने लगती है। चेक करने के बाद अभिमन्यु से बोली, नीलम शास्त्री, उम्र 48 साल, इन्हें तो बेनाइन ब्रेन ट्यूमर है। इनके पास अब मात्र 2 दिन का वक्त है। अगर 2 दिन में ऑपरेशन नहीं किया गया तो वैसे हम इन्हें कल तक हॉस्पिटल से जाने को कहने वाले हैं। ऑपरेशन के लिए कितना रुपया चाहिए? अभिमन्यु की इतनी लापरवाही से कहते देख लड़की पहले तो थोड़ा हैरान रह गई थी, फिर खुद को संभालकर अभिमन्यु से बोली, 10 लाख रुपए। विशाल ने जैसे ही सुना अभी अभी लड़की ने अभिमन्यु से क्या कहा था, उसने तो अपना सिर ही पीट लिया था। अभी विशाल और हैरान होता तभी अभिमन्यु अपना बैंक कार्ड लड़की को देकर बोला, लो, 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा कर लो और फटाफट उनका इलाज शुरू कर दो। अभिमन्यु की बात विशाल के कानों में एटम बम की तरह फटा था। वो बस बदहवास हालत में अभिमन्यु को ही देखे जा रहा था। होटल का बिल आलिया खन्ना ने चुकाया था, इसलिए वो जान नहीं पाया था अभिमन्यु के पास इतना रुपया हो सकता है। तो वहीं काउंटर पर बैठी लड़की अभिमन्यु से कार्ड ले लिया और उसे गौर से देखने लगी। उसे लगा शायद ये लड़का उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही कार्ड देखती है उसके तो होश उड़ जाता है। यह कोई मामूली बैंक कार्ड नहीं था। ये कार्ड वो लड़की दूसरी बार देख रही थी। इससे पहले उस रात को देखी थी जिस रात यहाँ रतन लाल आहूजा एडमिट हुए थे और ऐसे ही कार्ड से अपना बिल पे किया था। इस तरह के बैंक कार्ड कोई आम इंसान अपने पास रखने की सोच भी नहीं सकता था। कार्ड पर सोने की परत थी जिस पर हीरे से लिखा हुआ था वर्ल्ड बैंक कार्ड। इस बैंक में खाता खोलने के लिए ही 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट करना अनिवार्य था। कार्ड देखने के बाद लड़की जल्दी से बोली, सर मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। यू डोंट माइंड? इस हॉस्पिटल के कुछ रूल हैं जिन्हें फॉलो करने पड़ते हैं हम लोगों को। ओके, आपको जिसे बुलाना है बुला लीजिए। अभिमन्यु के इतना कहने के साथ ही लड़की किसी को फोन मिलाने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद एक डॉक्टर आया। डॉक्टर के आते ही लड़की ने पूरी बात बता दिया था डॉक्टर को। सारी बात सुन लेने के बाद डॉक्टर अभिमन्यु को घूरने लगा और इसी के साथ पूछा, तो आप नीलम शास्त्री के ऑपरेशन का पूरा खर्चा उठाना चाहते हैं? क्या मैं जान सकता हूं आप कौन है? अभिमन्यु शांत भरे लहजे में कहा, जरूरी यह नहीं कि मैं कौन हूं, जरूरी यह है आप ऑपरेशन करेंगे या नहीं। अगर नहीं करना चाहते तो? अभिमन्यु का इतनी सीधी और सपाट बातें सुनकर डॉक्टर थोड़ा चौंक गया था। वो भला कैसे इनकार कर सकता था? 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम थोड़ी ही थी जिसे वो ठुकरा देता और उन्हें जाने देता। फिर डॉक्टर शांत स्वर में बोला, ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आप खुद को शो ऑफ नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, हम ये बात राज ही रखेंगे, पर हमें आपको अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा ताकि हम भी देख सके कोई किसी के लिए इतना भी कर सकता है। तो क्या अभिमन्यु डॉक्टर को अपना चेहरा दिखा देगा? डॉक्टर ने अभिमन्यु को पहचान लिया तो क्या होगा? क्या खुशी जान पाएगी अभिमन्यु की असलियत? कहानी को आगे जानने के लिए बने रहे। एपिसोड 10 बेइज्जत। डॉक्टर ने जब कह दिया था अभिमन्यु का दिया हुआ पैसे को राज रखेंगे, वो खुद से किसी को नहीं बताएंगे जब तक कि अभिमन्यु खुद नहीं कह देता। ऐसे में अभिमन्यु खुद को डॉक्टर के सामने छुपा नहीं सकता था और दूसरी बात यह थी कि डॉक्टर को भी जानना जरूरी हो गया था। आखिर 10 लाख रुपए देने वाला शख्सियत कौन है? अभिमन्यु अपने चेहरे से रुमाल हटा लिया था। डॉक्टर की नजर जैसे ही अभिमन्यु पर जाता है और वहां पर बैठी लड़की भी जब अभिमन्यु को देखती है, डॉक्टर के साथ साथ वो भी अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है। दोनों के मुंह से एक ही साथ एक ही शब्द बाहर निकलता है, अरे ये तुम हो। फिर जल्दी से अपना एटीट्यूड अलग हटाकर माफी मांगते हुए बोला, सॉरी, मेरा मतलब आप। सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब तो आपका काम अभी और इसी वक्त हो जाएगा। लेकिन मेरा एक टर्म एंड कंडीशन है, अभिमन्यु सपाट लहजे में कहा।
हाँ हाँ बताइए ना सर, आपका टर्म एंड कंडीशन क्या है? उम्मीद करता हूँ हम सभी उसे फॉलो करेंगे। डॉक्टर खुश होकर बड़ी ही इज्जत के साथ अभिमन्यु से पूछा। डॉक्टर के ऐसा कहते ही अभिमन्यु इत्मीनान के साथ बोला, चाहे जितने भी पैसे लगे आप ले लीजिए, लेकिन नीलम शास्त्री जी को वीआईपी रूम दिया जाना चाहिए, और जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती उनका इलाज बेहतर ढंग से होना चाहिए, उनका खास तरह से ध्यान रखा जाए। इसमें मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। डॉक्टर अभिमन्यु को यकीन दिलाते हुए बोला, अब आप बेफिक्र रहें सर, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद डॉक्टर किसी को फोन करता है और नीलम शास्त्री को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने को कहता है, और ऑपरेशन कल सुबह किया जाएगा, और उसे मौजूद रहने को कहता है। डॉक्टर वहां से जा चुका था। अभिमन्यु ने पूरे 15 लाख रुपए पे कर दिया था। अभिमन्यु जैसे ही जाने को हुआ, पीछे से लड़की बोली, हेलो सर, आपको रुकना पड़ेगा। हेलो सर। लड़की के आवाज के साथ ही अभिमन्यु पलट चुका था। आंखों के इशारे ही पूछा क्या है, तो लड़की हाथों के इशारे से अभिमन्यु को पास आने को बोली, तो अभिमन्यु काउंटर के सामने जाकर खड़ा हो गया था। लड़की एक फॉर्म निकालकर अभिमन्यु के सामने रखकर एक खूबसूरत स्माइल के साथ बोली, सर, सुबह आप तो नहीं होंगे, कुछ फॉर्मेलिटी है जो आपको अभी पूरे करने होंगे। फॉर्म देखने के बाद अभिमन्यु उस पर सिग्नेचर कर देता है, फिर वापस उस लड़की दे देता है। ऑपरेशन की सारी जिम्मेदारी अब अभिमन्यु पर था। अब उसे फिक्र बस इतना था कि ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। फॉर्म देने के बाद अभिमन्यु जाने को हुआ तो लड़की फिर जल्दी से बोली, सर रुकिए तो सही। अभिमन्यु लड़की को घूरते हुए पूछा, और कुछ बाकी है तो वो भी कह दो। लड़की बोली, नहीं सर, अब कुछ भी बाकी नहीं है। लड़की इतना कहने के बाद थोड़ा हिचकिचाते हुए अभिमन्यु से बोली, सर मुझे आपसे कुछ चाहिए था। लड़की के इतना कहते ही विशाल फुसफुसाकर अभिमन्यु से बोला, लगता है मैडम को भी कुछ पैसे उधार चाहिए। विशाल की यह बात लड़की ने भी सुन लिया था, इसलिए वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस सर का नंबर चाहिए। वैसे मेरा नाम रीमा श्रीवास्तव है, अगर कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। रीमा श्रीवास्तव देखने में इतनी भी बुरी नहीं थी जिसे इग्नोर किया जा सकता था। रीमा मॉडर्न ख्यालात की एक मॉडर्न लड़की थी। उसे कोई भी अपने साथ डेट पर ले जाना चाहेगा, और यही ख्याल अभिमन्यु के भी दिमाग में आ गया, इसलिए बोला, एक शर्त पर तुम्हें नंबर दे सकता हूं। अभिमन्यु के ऐसा कहते ही रीमा सोच में पड़ गई। लड़के उससे नंबर मांगते फिरते हैं, फिर भी वो किसी को अपना पर्सनल नंबर शेयर नहीं है, और आज इस लड़के की हिम्मत तो देखो, अपना नंबर देने के बदले मुझसे कोई शर्त रख रहा था। रीमा मुस्कुराकर अभिमन्यु को देखती है, फिर अभिमन्यु के तारीफ में कहती है, आप में कोई बात है सर, नहीं तो कोई और लड़का होता तो बिना कुछ कहे अपना नंबर दे देता। चलिए मैं आपकी शर्त एक्सेप्ट करती हूँ, बताइए क्या है आपकी शर्त। अभिमन्यु बोला, पहले सुन तो, आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। रीमा झट से बोली, मैं जानती हूँ आप मुझसे वो नहीं करने को कहेंगे जिससे एक लड़की की इज्जत शर्मसार हो जाए, इसलिए आप बेझिझक कहिए। आज रात तुम्हें मेरे साथ डिनर पर चलने होगा, अभिमन्यु ने रीमा से कहा। विशाल दोनों की सारी बातें सुन रहा था। विशाल को अभिमन्यु का पावर समझ में आ गया था, लेकिन ये पावर उसके पास आ कहां से रहा था, उसके सोच से परे था। अब वो इतना हैरान नहीं हो रहा था जितना कि कुछ वक्त पहले हो रहा था। ओके मुझे मंजूर है सर, बस डिनर ही तो करना है, रीमा अपनी खुशी जाहिर करते हुए बोली। तो फिर अपना नंबर दो और रात 8 बजे मेरे फोन का वेट करना। वैसे तुम्हें पिकअप कहां से करना है, अभिमन्यु ने पूछा। आप कॉल कीजिए, रास्ता खुद ब खुद मंजिल तक ले आएगी आपको, रीमा ने कहा। इसी के साथ अभिमन्यु रीमा से उसका नंबर लिया और फिर दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। तब तक 3 बज चुके थे। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के साथ ही विशाल हंसने लगा और फिर अभिमन्यु से बोला, पैसों बहुत गर्मी होती है, मैं यह नहीं पूछूंगा तेरे पास इतना पैसा कहां से आया, पर मुझे खुशी है तू द किंग ऑफ मिलियनेयर है मेरे दोस्त। विशाल की बात सुनकर अभिमन्यु एक स्माइल के साथ विशाल को देखकर बोला, कब तक ऐसे चलते रहेंगे, तो ये सब रहने दे, चल मेरे साथ। विशाल कुछ नहीं बोला, हाँ में सिर हिलाया, उसके साथ चलने लगा। अभिमन्यु एक बहुत बड़ी कार शोरूम के सामने खड़ा हो गया और एक टक उस शोरूम को देखने लगा। विशाल ने जब देखा अभिमन्यु उस शोरूम को निहार रहा है तो वो झट से पूछा, इसका मतलब तू एक कार खरीदने वाला हूं? अभिमन्यु सपाट लहजे में बोला, फिर शोरूम के अंदर चला गया। विशाल भी उसके पीछे भागा। शोरूम के अंदर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर सीसीटीवी हर एक कोने में लगी हुई थी, जिससे कि शोरूम के अंदर आने वाले पर नजर रख सके। अंदर एक से बढ़कर एक गाड़ियां खड़ी थी। विशाल को तो जैसे हर एक कार पसंद आ रहा था, वो दौड़ दौड़कर हर एक कार को छू रहा था।
ऐसा करते हुए विशाल को बहुत मजा आ रहा था और यह सब कुछ देखकर अभिमन्यु हंसते जा रहा था। विशाल के एक रेड कलर की कार पसंद आ गई और वो आगे बढ़कर उस कार को छू कर देखने लगा, लेकिन तभी पीछे से एक लड़की की मधुर आवाज सुनाई देती है। BMW 7 सीरीज 1 कैर 70 लाख रुपए। यह मॉडल अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च हुई है, क्या आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं? इतना कहने के साथ ही वो लड़की दोनों को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। इस आवाज के दिशा में अभिमन्यु देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। एक बेहद खूबसूरत लड़की काले रंग के कोट पेंट में खड़ी थी। उससे ही मैचिंग किया हुआ उसने अपनी आंखों पर चश्मा लगाए हुए थी। उसके बाल थोड़े छोटे छोटे थे जो उस पर काफी जच रही थी। उसे देखते ही विशाल के मुंह से अन्यास ही एक सॉन्ग निकल गया। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। लड़की सुन तो नहीं पाई थी पर अभिमन्यु ने सुन लिया था, इसलिए आंखें दिखाकर विशाल को चुप रहने को कहा। जब अभिमन्यु ने काफी देर बाद भी कोई जवाब नहीं दिया तो लड़की ने फिर से पूछा, आपने कोई जवाब नहीं दिया मिस्टर, क्या आप इतनी महंगी कार अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं? नहीं। अभिमन्यु के इतना कहते ही उस लड़की के पीछे से एक और लड़की आई, जिसे देखने से ही पता चल रहा था यह इस शोरूम की एक एम्प्लॉय है। कार सेल्स गर्ल उसने अपने हाथों में कुछ फाइलें पकड़े हुए थी। दोनों को बारी बारी से देखने के बाद उस काले कोट पहने लड़की से मुंह बनाकर बोली, रिया मैडम, आप इन फटीचर जैसे लोगों से बात ना करें तो ही बेहतर होगा। आपको लगता है इनके जेब में फूटी कौड़ी भी होंगे? पूजा, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो, रिया बंसल उसे डांटते हुए कहा। पूजा बोली, मैडम, ऐसे कस्टमर हमारे यहाँ रोज आते हैं, बस आए, देखा और निकल गए, जैसे इनके लिए कोई गार्डन है। इससे भी महंगी कोई कार है तो दिखा दो, वरना इस शहर में और भी बहुत दुकान है। और हाँ, कार मुझे आप दिखाएंगी रिया मैडम, ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभिमन्यु के इतना कहते ही रिया तपाक से बोली, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। तो वहीं पूजा को अभिमन्यु पर काफी गुस्सा आया था। वो अभी और कुछ कहना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके सामने उसकी बॉस रिया बंसल थी। पूजा बस उस पल का इंतजार करने लगी जब अभिमन्यु यहां से खाली हाथ जाएगा तो उसकी ऐसी की तैसी करके रख देगी। रिया बंसल अभिमन्यु को अपने साथ लेकर एक शानदार कमरे में दाखिल हो गई थी, जहां पर एक से बढ़कर एक कारें खड़ी थी। रिया एक कार के ऊपर अपना हाथ रख बोली, इसे देखिए, BMW L7 2.5 करोड़ है। ये कार मेरा भी फेवरेट है, तो क्या अभिमन्यु उस कार को खरीद लेगा? अगर नहीं खरीद पाता है तो क्या होगा? कहानी को आगे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड होगा।